जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लगातार साइंस की क्लासेस, जिनके अंदर हम जो है साइंस को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। जैसा आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको पहले मैंने न्यूट्रिशन करवाया था। अब उस जो न्यूट्रिशन आप खा रहे हो उसको डाइजेस्ट करना भी जरूरी है। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो वर्क कैसे करेगा? देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप जो खाना खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होंगे तो ये ब्लड के अंदर नहीं जा पाएंगे, और ब्लड में अगर कोई चीज़ नहीं जाएगी तो आपकी बॉडी की हर सेल के पास नहीं पहुंच पाएगी। यानी कि आपका जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरी की पूरी मशीन है जो आपके फूड को डाइजेस्ट करती है, यानी कि आपके फूड को एनर्जी बनाने योग्य बनाती है। यानी कि हम खा तो लेते हैं फूड को, लेकिन उससे हमें एनर्जी नहीं मिलती। जब उस फूड को इस मशीन के अंदर प्रोसेस करवाया जाता है, उसके बाद जो कंपोनेंट हमें मिलते हैं, जो कंटेंट हमें मिलता है, उससे जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या रहेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम फूड को डाइजेस्ट करेंगे। हिंदी में इसको पाचन कहते हैं। बाईलैंग्वेज अपन चलने वाले हैं, ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। पाचन का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट किसको कर रहे हैं हम फूड को। कैसे फूड को? तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। डाइजेशन का मतलब ही क्या है? टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देना है? सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट कर देना है, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल है, कॉम्प्लेक्स फूड को जो है सिंपल फूड में ले जाना आपका डाइजेशन कहलाता है। अब कॉम्प्लेक्स फूड क्या है सर जी? आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स फूड कौन से होते हैं। तो आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आप जो कार्बोहाइड्रेट खाते हो, आप जो फैट खाते हो, आप जो प्रोटीन खाते हो, दीज आर कॉम्प्लेक्स फूड। इनके सिंपलेस्ट सब्सटेंस क्या है सर जी? इनके सिंपल फॉर्म क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। कौन कन्वर्ट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। फैट किस में कन्वर्ट होता है? फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड में। कौन कन्वर्ट करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड में कौन कन्वर्ट करेगा जी? डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा। यानी कि ये तीन न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको डाइजेशन की जरूरत है। ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी, फैटी एसिड से भी हमें एनर्जी के साथ साथ हमारी जो स्किन है उसकी भी फॉर्मेशन होगी। अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन से हमारी बॉडी बिल्ड होगी। ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट करनी पड़ेंगी, और वो डाइजेस्ट करने वाला कौन है? वो डाइजेस्ट करने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लगी हुई, ये बात नोट कीजिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लगी हुई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि आपके पास सलेवरी ग्लैंड है, जैसे कि आपके पास लीवर है, जैसे कि आपके पास पेनक्रियाज ग्लैंड है। ये ग्लैंड कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे, और उन एंजाइम की सहायता से हम क्या करेंगे? इस फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देंगे? सिंपलेस्ट फूड में। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी सर जी? सिंपल सी बात है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना विद हेल्प ऑफ हेल्प ऑफ एंजाइम। यानी कि आपको एंजाइम की सहायता से किसको, आपके कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करना है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम डाइजेशन कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया है तो मैं बता देता हूं कि सर जी हम तो बहुत सी चीज़ें खाते हैं, हम तो विटामिन भी खाते हैं। जी बिल्कुल खाते हैं हम विटामिन। हम तो मिनरल्स भी खाते हैं। जी बिल्कुल खाते हैं हम मिनरल्स भी खाते हैं। हम तो जो है रफेज भी खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं जी, हम रफेज भी जो है हम खाते हैं। तो सर जी इन सभी चीज़ों का डाइजेशन नहीं होता क्या?
बिल्कुल भी नहीं होता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वो कौन से फूड कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन नहीं होता, यानी कि जो अनडाइजेसेबल होते हैं, ये आपके इनका कभी भी डाइजेशन नहीं होता, नेवर डाइजेस्ट। इनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट ही आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन फूड कंपोनेंट्स का हमें डाइजेशन करना पड़ता है। तो केवल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन, इनका ही हम डाइजेशन करते हैं। किसकी सहायता से? एंजाइम की सहायता से। किसमें करते हैं? इनमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि सिंपल फूड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये सिंपल फूड आपको क्या दे सके? एनर्जी दे सके, या अपना जो भी काम है वो कंप्लीट कर सके। मे बी ये बात बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गई होगी डाइजेशन का मतलब क्या है। अब आपको इस डाइजेस्टिव सिस्टम को दो फेज में लेकर चलना है। दो फेज कौन से? एक तो ऑर्गन्स और दूसरी ग्लैंड्स। एक बार के लिए मैं थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में बता देता हूं। वैसे तो ग्लैंड्स ऑर्गन ही होते हैं, लेकिन यहां पर मैं कुछ बातें बताऊंगा, उसके बाद ही डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है स्टार्ट करूंगा। देखिएगा, मैंने आपको कहा ग्लैंड्स। ग्लैंड होती हैं आपकी ग्रंथि। ग्रंथि क्या होती है सर जी? अगर मैं बात करूं ग्रंथि क्या होती हैं, ग्रंथि भी जो है आपके स्पेशल टाइप के ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑर्गन होते हैं, विच रिलीजेज केमिकल्स। जो क्या रिलीज करते हैं? केमिकल्स रिलीज करते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। कौन से केमिकल रिलीज करते हैं? क्वेश्चन इज दैट कि जो आपकी ग्लैंड जो होती हैं वो दो टाइप के केमिकल रिलीज करती हैं। एक तो आपके रिलीज करती हैं एंजाइम, एंजाइम, और दूसरे जो आपके रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्मोन्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एंजाइम क्या करते हैं सर जी? एंजाइम जो हैं, ये वाली एंजाइम जो हैं, ये फूड डाइजेशन करते हैं। फूड को क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन का काम जो है, फूड डाइजेशन का काम जो है, किसका है? ये आपके एंजाइम्स का है। अगर मैं बात करूं सर जी हार्मोन्स का क्या काम होता है, तो एक लाइन में हार्मोन्स का काम बता पाना इम्पॉसिबल है। हाँ, सिंपल शब्दों में ये कह देता हूं, जितने भी बॉडी के अंदर चेंज आते हैं, ऑल चेंजेस इन बॉडी, इन बॉडी, बॉडी के अंदर कोई भी बदलाव आ रहा है, आप बच्चे से एडल्ट हो रहे हो, एडल्ट से आप में कोई भी रिप्रोडक्टिव फेज आ रहा है, महिलाओं के अंदर जो है जो प्रॉपर्टीज, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, रीजंस जो हैं, आपके हेयर ग्रो कर रही हैं, नेल ग्रो कर रही हैं, या कुछ भी चीज़ जो भी चेंजमेंट बॉडी में आ रही हैं, वो कौन करते हैं? हार्मोन्स करते हैं। ये दोनों के दोनों, चाहे वो आपके हार्मोन है चाहे वो आपके एंजाइम है, ये दोनों आपके प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। व्हाट आर एंजाइम एंड व्हाट आर हार्मोन्स? दीज आर प्रोटीन्स, जो एक केमिकल प्रोटीन होते हैं, जो आपकी बॉडी को क्या करते हैं? चेंजमेंट लेके आते हैं। हार्मोन्स चेंज लाते हैं, और ये जो है आपको डाइजेशन का काम करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जो ग्लैंड, जो ग्लैंड किन का रिलीज सेक्रेशन करती है? जो ग्लैंड एंजाइम का सेक्रेशन करती है, उन ग्लैंड्स को हम एक्सोथर्मिक, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि बोलते हैं। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि ये बाहर लगी होती हैं। बाहर का मतलब डक्ट के साथ लगी होती हैं, डक्टफुल ग्लैंड होती हैं, और डक्ट के सारे किसको रिलीज करती हैं? एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। और वो ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करती हैं, उनको हम एंडोक्राइन बोलते हैं। एंडो का मतलब जो अंदर लगी होती हैं, यानी कि विदाउट डक्ट होती हैं, विदाउट, या फिर आप ये कह सकते हो डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या रिलीज करती है? एंजाइम। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन क्या रिलीज करती है? हार्मोन। जैसे अगर मैं बात करूं आपकी इन ग्लैंड्स की, किन की? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, जिसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं, आपका लीवर है, आपका पैनक्रियाज है। हालांकि पैनक्रियाज जो है आपका बोथ है, बोथ का मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड है आपका, कौन भी? पैनक्रियाज। इसको आप मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा क्यों मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है। और भी बहुत सी ग्लैंड हैं, जैसे कि डक्ट वाली स्वेट ग्लैंड है आपकी,
जो पसीना रिलीज करती है, ठीक है। और आपकी लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल, जो आपके आंसू जो आते हैं, आपके टीयर आती हैं, उनको रिलीज करती हैं। और आपकी मेमरी ग्लैंड है, मेमरी ग्लैंड, जिनको हम मिल्क ग्लैंड बोलते हैं। महिलाओं के अंदर दूध रिलीज करने वाली जो ग्रंथि होती है उनको मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। दीज ऑल आर आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम रिलीज करती हैं। और कुछ ऐसी होती है जो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जिनको हम एंडोक्राइन कहते हैं। जैसे कि सबसे छोटी है पीनियल ग्लैंड, ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये भी आपकी ब्रेन में होती है। थायराइड ग्लैंड जो आपके गले में होती है। थाइमस ग्लैंड जो आपकी छाती में होती है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, और भी बहुत सी ग्लैंड हैं जो मेन मैंने लिख दी हैं, जो एंडोक्राइन होती हैं, यानी कि बिना डक्ट के साथ हार्मोन रिलीज करती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन को हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, अंत्य सत्रावी ग्रंथि बोलते हैं। अंत्य का मतलब बिना डक्ट के होती हैं। तो इन पॉइंट्स को भी जो है आपको याद रखना। हालांकि आगे हम जब ग्लैंड का चैप्टर करेंगे तो वहां पर हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी क्यों थी? क्योंकि हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेशन करने वाला जो ऑर्गन है वो कौन है? ग्लैंड्स हैं। तो आपको ग्लैंड्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है कि ग्लैंड्स होती क्या हैं, कौन कौन सी ग्लैंड काम आएंगी। देखो, सबसे पहले आपकी पहली ग्लैंड होती है स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले डाइजेशन का काम जो है स्लेवरी ग्लैंड ही करती है। लीवर है, लीवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है वो पैनक्रियाटिक जूस ही करता है, इनकी पैनक्रियाज ही करती है, ठीक है। तो आपको जो है सभी ऑर्गन्स के बारे में भी याद रखना है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा मोटा माटी एक बात बताता हूँ जहाँ से आजकल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल क्या है बेटा, आज के टाइम पर क्वेश्चन जो हैं वो आपके डायग्राम से भी आ जाते हैं। डायग्राम का मतलब, जैसे डायग्राम है ये, इस डायग्राम से भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पहला ही पूछ ले, ये जो आपकी का पूरा फेज जो है, कहाँ से लेकर माउथ से लेकर एनस तक, ये पूरा का पूरा फेज जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जिस कैनाल के ऊपर सारे ऑर्गन जो है अटैच होते हैं। मैं एक बार के लिए एक अलग स्लाइड ले लेता हूँ और इस डायग्राम को दोबारा से ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इमेज में जाएंगे और नीचे शायद अपलोड में मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो डाउनलोड्स में मिलेगा। एक मिनट रुकिएगा, डाउनलोड्स 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 डाउनलोड में मिलेगा, और ये यहाँ पर, ठीक है। ये ओके करेंगे, और ये देखो यहाँ पर इसको रख लेता हूँ मैं। दिख रहा है? बिल्कुल जी। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? माउथ से होती है, माउथ से होती है, मुंह लिख देता हूँ, ठीक है। और एंड जो है हमारा किससे होता है? एनस से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गुद्दा बोलते हैं। यानी कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ टू एनस होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज माउथ एंड द लास्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज एनस। ये सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद इस पूरे फेज को माउथ टू एनस, यहाँ से लेकर ये नलकी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है, पूरी नलकी जो है ये आपकी क्या कहलाती है? इस पूरी नलकी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आहार नाल। क्यों इंपॉर्टेंट है? सुनिएगा, इस आहार नाल के दो फैक्ट लिखिएगा। दो फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट क्या है? इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी, इट इज फर्स्ट पार्ट, इट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी। इसको हम फर्स्ट पार्ट क्यों बोलते हैं? इसको हम पहला भाग बोलते हैं। इसका रीजन ये है, जब बेबी माँ के पेट में तैयार हो रहा होता है तो उस टाइम पर सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बनती है। माँ के पेट में जो एक ऐसे करके धागे नुमा संरचना मिलेगी बच्चे का, जब बच्चा तैयार होता है 3 महीने का 4 महीने का, उस टाइम पर सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बनती है। देखो यहाँ पर नोट करके एक पॉइंट और लिखिएगा, मैं नोट करके लिखवा रहा हूं ताकि आप गलत ना कर दे क्वेश्चन। फर्स्ट ऑर्गन कौन है? फर्स्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन है? ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन है? वो आपका हार्ट है, वो आपका हार्ट है। लेकिन फर्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी कौन है? वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बनती है, लेकिन ऑर्गन नहीं है। ये ऑर्गन आपका हार्ट है, ये एक पार्ट है पूरा का पूरा।
उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये 9 मीटर लेंथ होती है इसकी। कितनी मीटर लेंथ होती है? 9 मीटर लेंथ होती है। और ये सबसे लंबा भाग है, बॉडी का सबसे लंबा जो पार्ट जो है वो कौन सा है? वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है। लंबा, लॉन्ग, ना कि लार्ज। लार्ज आपकी स्किन है। तो ये आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है। सेम वही क्वेश्चन नोट करके यहां पर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होते हैं। लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है जी? तो लॉन्गेस्ट ऑर्गन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है विद लेंथ ऑफ 6 मीटर। इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये 6 मीटर लंबाई की जो ऑर्गन है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत बोलते हैं, ये सबसे लंबा ऑर्गन है। ये बात किसकी चल रही है? लंबे की। यहां पर लंबा और बड़े में फर्क बता देता हूं। एक होता लार्ज, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट ऑर्गन की, अगर मैं बात करूं किसकी बच्चा? लार्जेस्ट ऑर्गन की, तो वो आपकी कौन है? स्किन है। स्किन सबसे बड़ा, लार्ज, बड़ा। लार्ज का मतलब क्या होता है? बड़ा। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसे दे देता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। अब ये इंटरनल तो स्किन है नहीं, तो इंटरनल में आपका कौन हो जाएगा लार्ज? तो ये लीवर हो जाएगा, ये वाला लीवर। ये देखो यहां पर ये रखा, ये लीवर हम पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये लीवर जो है आपका क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में किसको पढ़ते हैं? माउथ टू एनस पढ़ते हैं। और माउथ टू एनस को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है। और इसी में सारे ऑर्गन जो हैं वो अटैच रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इधर देखो, माउथ के अंदर क्या क्या होता है आप सभी को पता है। आपके टीथ हैं, माउथ के अंदर हैं। आपकी टंग है, माउथ के अंदर है। आपकी पैलेट है ऊपर, ठीक है। और जो है आपका ऊला है, जो पीछे जो होता है ऊला, वो खड़ा होता है, ये है। स्लेवरी ग्लैंड है। ये सारी की सारी ग्लैंड जो है माउथ के अंदर होती हैं। माउथ का अगला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? ये नोट करते हुए पॉइंट लिखते चलिएगा, क्वेश्चंस लिखते हुए चलिएगा। माउथ का अगला हिस्सा क्या कहलाता है? फेरिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? फेरिक्स कहलाता है। पहला माउथ है, माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो है वो कौन है? फेरिक्स है। फेरिक्स से क्वेश्चन बहुत बार आता है, द कॉमन फेज ऑफ फूड एंड एयर। यहां पर हम वो हिस्सा जहां पर अवाबी और आप जो खाते हो वो भी, यहां का कॉमन फेज है। फेरिक्स के बाद ये दो नलकियां टूट जाती हैं। एक तो ये वाली नलकी हो गई, ये आपकी हो जाती है सांस की नलकी। और एक ये वाली होगी, ये होगी आपकी फूड पाइप, वो आपकी वंड पाइप, ये आपकी फूड पाइप। इससे पहले हम सांस लेते हैं और भोजन करते हैं, वो एक ही फेज में करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फेरिक्स। और फेरिक्स से क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉमन फेज ऑफ फूड एंड एयर। फूड एंड एयर, फूड एंड एयर का कॉमन फेज होता है कौन? फेरिक्स। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कहां पर एयर एंड फूड डक्ट, एयर एंड फूड डक्ट डक्ट डिवाइडेड। यहां पर ही आपकी हवा की नलकी और मतलब सांस की नलकी और आपकी फूड की नलकी क्या हो जाती है? दो भागों में डिवाइड हो जाती है। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और है, हालांकि एपिग्लोटिस को हम कहां करेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। ये नलकी सांस की गई, सांस की नलकी के ऊपर एक वाल होता है जिसका नाम एपिग्लोटिस होता है, ताकि फूड सांस की नलकी में ना जाए, भोजन की नलकी में आ जाए। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओएसोफेगस बोलते हैं। ओएसोफेगस क्या होती है? आहार नली होती है, यानी कि भोजन इसी के अंदर जाता है। जो आप खाते हो वो कहां पर जाता है? ओएसोफेगस के थ्रू जाता है, ठीक है। उसके बाद ओएसोफेगस जो होता है, ओएसोफेगस से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, फूड पाइप। ये एक फूड का पाइप होता है जो फूड को कहां पर छोड़ देता है? स्टमक के अंदर छोड़ देता है। चलिएगा यहां पर आ जाइएगा, स्टमक। तो ये स्टमक के अंदर जो है फूड को छोड़ देगा कौन? ओएसोफेगस। ओएसोफेगस ने क्या किया? ओएसोफेगस ने आपके फूड को जो है स्टमक के अंदर जो है छोड़ दिया। चलिए आगे देखो, स्टमक जो होता है, स्टमक में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है जेस्ट्रिक ग्लैंड। और जेस्ट्रिक ग्लैंड जो है फूड को डाइजेस्ट करेगी। स्टमक के बाद का हिस्सा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे का हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का अगला हिस्सा जो है एनस होता है। लीवर और पैनक्रियाज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती हैं। ये देखो, ये लीवर ऊपर से कहां पर अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। यहां से ये कहां पर अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और ये आपका पैनक्रियाज यहां पर होता है, ये भी कहां पर अटैच है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि लीवर और
आपका जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो किसके साथ अटैच होती हैं? तो ये दोनों के दोनों आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है जिसका नाम होता है डेडुनम। तो किसके साथ अटैच होती हैं? डेडुनम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, तीन पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऐसे, मैं एक बार के लिए डायग्राम ऐड कर देता हूं, वो आपको वर्बली समझा देता हूं। इस डायग्राम को आपने देख लिया होगा, अब देखो वर्बली समझने की कोशिश को। भाई सबसे पहले आपका क्या होता है, कौन सा पोर्शन होता है? माउथ होता है, मुख होता है, पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या क्या है? आपका टीथ है, आपकी टंग है और आपकी स्लेवरी ग्लैंड है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन कहाँ है। माउथ हो गया। माउथ का अगला हिस्सा जो है आपका क्या कहलाता है? माउथ से आगे चलते हैं, माउथ से आगे आपका आ जाता है फेरिक्स, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं। फेरिक्स से मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। फेरिक्स क्या है? कॉमन फेज है, कॉमन फेज है एयर एंड फूड का, फूड और एयर का कॉमन फेज है। उसके बाद दो नलकियां आ जाती हैं, एक नलकी तो सांस की नलकी, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका ओएसोफेगस, जिसको हम विंड पाइप के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? केवल हवा की नलकी बोलते हैं इसको, विंड पाइप के नाम से जानते हैं। फूड को स्टमक के पास पहुंचाती है। इसके बाद ये ओएसोफेगस आगे जाकर किस में चली जाती है? स्टमक के पास चली जाती है। यहाँ पर फूड जो है ना वो 3 से 4 घंटे रेस्ट करता है, रेस्ट नहीं करता। यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो खतरनाक खतरनाक एंजाइम रिलीज करती है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड ही HCl एंजाइम रिलीज करती है जो स्टमक के अंदर पाया जाता है, तेजाब, एसिड। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। उसके बाद स्टमक के बाद का जो हिस्सा जो है, स्टमक के बाद का हिस्सा मैं यहां पर ले आता हूं। स्टमक के बाद का हिस्सा जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? डेडुनम, जेजुनम और आपका इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये जो डेडुनम हिस्सा जो होता है ना, ये डेडुनम हिस्सा, स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम हिस्सा, यहां देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का डेडुनम हिस्से के ऊपर कौन अटैच होता है? लीवर और पैनक्रियाज अटैच होती हैं। तो यहां पर मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, यहां पर डेडुनम के साथ कौन अटैच होता है? यहीं पर आपका लीवर, यहीं पर आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड अटैच रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीवर और पैनक्रियाज कहां पर होती हैं। उसके बाद अगला जो हिस्सा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लीवर पैनक्रियाज नहीं आएंगी, क्योंकि लीवर पैनक्रियाज तो अटैच हैं किसके साथ? स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आता है वो आपका आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, हालांकि लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 हिस्से होते हैं, सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे जब सिक्कम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम हिस्से से कौन जुड़ा हुआ होता है? एनएस जुड़ा हुआ होता है आपका, जो डाइजेशन का, इस सिस्टम का लास्ट ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? लास्ट। आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है? तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का देखो यहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट हिस्सा कौन है? इलियम। इलियम जुड़ा हुआ होता है लार्ज इंटेस्टाइन के किसके? सिक्कम के साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम किससे जुड़ा हुआ होता है? सिक्कम के साथ। सेम ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा, डेडुनम, किसके साथ जुड़ा होता है? स्टमक के पास जुड़ा हुआ होता है। या फिर लीवर और पैनक्रियाज किसके ऊपर होती हैं? डेडुनम के पास। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके ऊपर होती है? स्टमक के पास। तो ये इन सभी की लोकेशन से क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा एग्जाम्स में जो हैं देखने को मिलते हैं। आई होप ये चीजें जो हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि जो मेन जो कंसेप्ट है ना वो है डायग्राम। डायग्राम से आज के टाइम पर बहुत अच्छे अच्छे और लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे हम एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे, जैसे माउथ करेंगे, माउथ में हम टीथ और टंग को बहुत डिटेल से जो है जानने वाले हैं। सिलेवरी ग्लैंड कितने टाइप की होती है, कौन सा एंजाइम रिलीज करती है, और वो एंजाइम जो है वो किस प्रकार का डाइजेशन करता है, ये सारी चीजें जो हैं हम पढ़ेंगे।
अपनी मतलब जो है आने वाली क्लास के अंदर। क्लासेस को डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा मैं आपको करवाता नहीं हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो है इतनी ही सही रहती है कि जो हमें एडजस्ट हो जाए। तो एडजस्टेबल क्लास यही होती है, 30-35 मिनट की आपकी बहुत अच्छी क्लास होती है अगर आपको कंटेंट चाहिए तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे माउथ और सलेवरी ग्लैंड को एक हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, स्टमक, लीवर और पेनक्रियाज को एक हिस्से में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को एक हिस्से में, यानी कि ये चैप्टर जो है 3 क्लासेस के अंदर हम खत्म कर देंगे। 3 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को जो है हम खत्म करने वाले हैं। अगली क्लास में मैं आपके लिए पीपीटी के साथ लेके आ जाऊंगा, ताकि ज़्यादा जो है मुझे लिखना ना पड़े और टाइम की जो है आपकी बचत हो जाए। हालांकि स्टूडेंट्स लाइक करते हैं कि सर नहीं ऐसे ही पढ़ाओ, क्योंकि जो बनी बनाई चीज़ें जो होती हैं उनके ऊपर ट्रस्ट जो है वो बहुत कम होता है, इतना जो इंटरेस्ट जो है वो बच्चों का नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आज जो हमने स्टार्ट किया है, इसको हम जो है आने वाले 2 दिन के अंदर जो है इसको कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही करेंगे, कर लेते ज़्यादा भी, लेकिन हम जो है टच नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये टच करने के बाद जो है बीच में छूट जाएगा एक सब टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट जो है मिल सके। आज के लिए इतना ही करेंगे, चाहेंगे जाने की अनुमति, और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।